अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे क्लासेस होने वाली है वो सब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और यकीन माने, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अगर इन सब को आपने थॉरली मतलब प्रिपेयर कर लिया अपने लेवल पे, तो आप लोगों को अच्छे नंबर से पास होने हो सकते हैं। बट वही है कि आप लोगों को इतना सब कुछ अगर करने के बाद भी अगर आप लोगों का जो है यहाँ पे मार्क्स नहीं आता है या फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पे कमी दिखती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो MLIS के क्लासेस हैं उनके जो क्वेश्चन है, जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। क्लासेस तो हमने सारे कवर करा दिए थे जितना हो सकता था, बिकॉज आप लोग वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो यूनिट वाइज जो है वो चीज़ें अभी हम स्थगित करके और यहाँ पे आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसके आंसर साथ साथ में हम डिस्कशन करते जा रहे हैं। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, PDF तो हालांकि वो तो फ़ोन में पड़ा रह जाएगा, पर वही है कि आप यहाँ पे एक अच्छे से अगर अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर लें तो वो बेटर आपके लिए, मतलब आगे के लिए भी बहुत बेटर फील करेगा आप, मतलब फील करोगे आप। तो आज का जो हमारा पेपर है, पेपर कोड है MLI 101। इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारी तरफ से ख़त्म हो जाएगा, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो 5-6 वीडियो हम कवर कराएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे, और सिमिलरली 3-4 वीडियो जो रहेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन पे भी रहेगा। तो कोशिश करेंगे 1-2 दिन में ये चीज़ें जो है पेपर 101 का है ये कंप्लीट करा दें, ताकि बाकी के पेपर भी आपको लोगों का मतलब जल्द से जल्द कवर करा दें। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 500 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट तक भी पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। और एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि आप अपनी तरफ से भी अगर आप कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप मतलब पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप। पर वही है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मतलब रेलेवेंट होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन को भी हम टेकअप करेंगे, बट फ़िलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन पड़े हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ मेंट बाय कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया से आप क्या समझते हैं, और डिस्कस करना है ब्रीफली द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नेचर यहाँ पे डिस्कस करना है। तो कम्युनिकेशन मीडिया की बात करें तो पहले हम कम्युनिकेशन मीडिया को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो कम्युनिकेशन मीडिया रेफर्स टू द मीन्स ऑफ डिलीवरी एंड रिसीविंग डेटा और इंफॉर्मेशन। ये एक जरिया है जिसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, जो कम्युनिकेशन जो है इसके द्वारा जो चीज़ें हैं डिलीवर किया जाता है, इंफॉर्मेशन हो गया, फिर बातचीत आप जिस तरीके से करते हैं जिसमें डेटा का आदान प्रदान होता है। In telecommunication, these means are transmission and storage tool or channel for data storage and transmission। डेटा कहीं स्टोर होता है, वहाँ से ट्रांसमिशन होता है, और ये प्रोसेस जो होता है किसी न किसी माध्यम से होता है। जैसे अगर आप 1-to-1 बात कर रहे हैं तो उसमें कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप टेलीफोन के माध्यम से बात कर रहे हैं, जो कि हम फर्दर आगे नीचे भी डिस्कस करेंगे कि इसके जो प्रकार होते हैं जिसके माध्यम से हम जो कि है कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, कम्युनिकेशन मीडिया इज़ अ मीडियम और द चैनल। ये एक मीडियम है, ये एक माध्यम है थ्रू विच मैसेज और द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ सीनियर सेंडर टू द रिसीवर। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा जो मैसेज होता है या कोई इन्फॉर्मेशन हो गया वो ट्रांसमिट होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाता है, सेंडर से रिसीवर पे और रिसीवर से सेंडर पे, वाइस वर्सा ये चलता रहता है। फर्दर इसके डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन मीडिया इज़ डिफाइन एज मीन्स ऑफ डिलीवरिंग और रिसीविंग अ मैसेज
इंफॉर्मेशन और डेटा। ये वही है कि एक चैनल है, एक माध्यम है, एक तरीका है जिसके द्वारा मैसेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया या डेटा हो गया, आप ट्रांसफ़र करते हैं। द मीन थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज पास कैन बी इन वर्बल और नॉन वर्बल। ये वही आगे इसके प्रकार में कि वो या तो वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बल इन द सेंस कि आप बोल के वो चीज़ों को मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, हालांकि नॉन वर्बल भी है क्योंकि ये पीडीएफ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो नॉन वर्बल हो गया। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप वीडियोस के माध्यम से चीज़ देख रहे हैं तो ये वर्बल हो गया। इस तरीके से जो है मतलब डिवाइड किया गया है। द मीन थ्रू विच नॉन वर्बल एंड वर्बल देयर has to be a common language known by both the sender or receiver to transfer information successfully। अब ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है ये तभी कंप्लीट होता है अगर कोई ऐसा लैंग्वेज बोला जा रहा है जो सेंडर और रिसीवर दोनों समझते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप अगर कोई फ्रेंच में आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, बता रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल आप चीज़ों को, आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है नहीं आती है उस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको आती है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है, कम्युनिकेशन मीडिया ठीक है, बट अगर नहीं है तो वो इनकम्प्लीट होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इसी की बात यहाँ पे की गई है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया और द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ऊपर हमने डिस्कस किया है, जैसे कि मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स मेथड और अ वे दैट आर यूज्ड इन ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। ये वही बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये मेथड है, ये मीडियम है जिसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है मैसेजेस का सेंडर से रिसीवर के पास। मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन मेनली रिलेट टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। डेफिनेटली कहीं पे भी कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे लैंग्वेज का मतलब प्रेजेंस ज़रूरी होता है। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट कम्युनिकेट टू एनी पर्सन। तो यहाँ पे यही बात की गई है। बेस्ड ऑन द लैंग्वेज यूज्ड, लैंग्वेज यूज़ के माध्यम से अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप। वो हमने ऊपर पढ़ लिया है, वर्बल मीडिया एंड नॉन वर्बल मीडिया, जिसका मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, इसके नेचर हमें यहाँ पे देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेफिनेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ द मीडिया दैट कैन बी शेयर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी मीडिया है जिसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे शेयर कर रहे हैं फॉर द ऑडियंस के लिए, व्यूअर या व्यूइंग के लिए, अनलाइक स्टैटिक मीडिया लाइक प्रिंटिंग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ ब्रॉडकास्टेड, ये ब्रॉडकास्ट होता है टू द वाइडर कम्युनिटी। बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी उस चीज़ को मतलब देखती है, समझती है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर थिंग्स सच एज द टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, जिसके माध्यम से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, देयर इज़ अ वाइडर रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रमोशन होता है और वेरियस चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। तो इसके प्रकार वही है, टेलीविज़न हो गया, रेडियो, इंटरनेट, शॉप्स। तो ये कुछ उदाहरण है, एग्जांपल है, इसके टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो ये तो मैंने आपको मेन बॉडी बता दिया। अब आपको अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको ये मेन बॉडी तो लिखना ही है, पर स्टार्टिंग में आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। 4-5 लाइनों में इंट्रोडक्शन देना है और ये पूरा मेन बॉडी यहाँ पे आपको मतलब लिखना है, और लास्ट में आपको 4 से 2-3 लाइन के बीच में आपको कंक्लूज करना है। कंक्लूजन भी लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है, जिससे आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल वे में लगेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कैन बी एग्जामिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, इल्यूस्ट्रेट। तो क्वेश्चन का पहले मतलब समझ ले ताकि आपको आंसर जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन का मतलब है इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जामिन किया जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन वो एग्जामिन किया जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर।
तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले हम समझ लेते हैं, फिर आपको ये सारी जो चीज़ है वैसी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे भी सेम करना है, इंट्रोडक्शन देना है, मेन बॉडी में बता रहा हूँ, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। हर क्वेश्चन का ऐसा ही करना है। शॉर्ट नोट्स पे नहीं, चाहे आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट जब हम शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बता देंगे किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है। तो इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफन अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू अस सेंटेंट बीइंग। यहाँ पे बोल रहा है इन्फॉर्मेशन जो है, हमेशा हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि एक नॉलेज है जो ट्रांसमिट होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ अ स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर है, इज़ एन इन जो इम मटेरियल घोस्ट है, जो एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट विद द फिजिकल ऑब्जेक्ट अबाउट विच इट इन्फॉर्म, जिसको वो इन्फॉर्म करता है। इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा। इंफॉर्मेशन या तो ऑर्गेनाइज हो सकता है, क्लासिफाइड डेटा हो सकता है, विच हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यू, जिसकी एक मीनिंगफुल वैल्यू होता है रिसीवर के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन और डेटा से कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, मान लीजिए आप भर भर के कुछ चीज़ें भेज दिए पर उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि रिसीवर के लिए वो मीनिंगफुल हो, वैल्यूएबल हो। Information is the process is processed data on which discussion and action are based। तो इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि एक प्रोसेस डेटा है जिसके ऊपर जो हमारे एक्शन होते हैं, हमारे डिसीजन होते हैं, वो बेस्ड होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ऊपर जो है कि व्यूअर को मतलब मीनिंगफुल हो इन द सेंस, इसमें यहाँ पे भी अगर दूसरी एग्जांपल दूँ, देखिए एग्जांपल आपको देते रहना, जिससे क्या है कि आपका आंसर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और प्रेजेंटेबल लगेगा, और सामने वाले को लगेगा कि हाँ इसको आता है। एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनी मतलब क्वेश्चन, अगर आप मतलब आंसर लिखने बैठे हैं तो यहाँ पे अगर दूसरी एग्जांपल मैं दूँ तो मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 5th क्लास में है और उसको आपने पीएचडी लेवल की इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो उसके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो वो फिर मतलब उसका मीनिंग नहीं रहा उसके लिए, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा इतने हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे वही बोला गया है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ कंपाइल्ड और यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंड समथिंग और टू डू समथिंग, इट बिकम नॉलेज। तो जब इंफॉर्मेशन जो होता है कंपाइल होता है और उसको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने कार्यों की पूर्ति के लिए, तो वो क्या बन जाता है, वो नॉलेज बन जाता है। द डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड विजडम, यहाँ पे हायरार्की बताई गई है कि पहले डेटा होता है, उसमें से इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उसमें से अपने नॉलेजेबल चीज़ें जो है वो हम अपने माइंड में डाल लेते हैं, और फिर आगे चल के वो विजडम बन जाता है। स्ट्रक्चर एज अ पिरामिड होता है। द मॉडल वॉज क्रिएटेड टू शोज डैट डेटा कैन बी कैप्चर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो ये इसलिए बताया गया, इसको आप मतलब डायग्राम के रूप में भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि डेटा जो है इसलिए यहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है ताकि जो डिफरेंट फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिखाया जा सके, एनालाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। डेटा जो है यहाँ पे, डेटा रेफर्स टू, अब देखिए इन्फॉर्मेशन में डेटा भी आ जाता है, इन्फॉर्मेशन में आपका विजडम भी जो ऊपर हमने पढ़ा, नॉलेज आ जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गया, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मतलब और ऐड ऑन कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे डेटा की बात की गई है कि डेटा रेफर्स टू द रॉ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वो भी होता है बट वो रॉ होता है। तो ये सब क्या है, इसके इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप कवर कर सकते हैं। फिर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एंड कंप्यूटिंग, इट इज़ इंफॉर्मेशन दैट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। यही ये एप्लीकेशन होता है, मतलब इंफॉर्मेशन ही होता है जो सॉफ्टवेयर जो होता है एप्लीकेशन, वो कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है। डेटा इज़ टिपिकली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। डेटा जो होता है वो डेटाबेस में स्टोर्ड होता है। डेटाबेस एंड इंक्लूड द फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, एंड अदर जो इन्फॉर्मेशन दैट मेक अप द डेटाबेस, जो डेटाबेस को बनाते हैं। इट कैन बी प्रोसेस्ड एंड मैनिपुलेटेड डिजिटली। इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, डिजिटली मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड इट इज़
क्विक एंड ईजी टू ट्रांसफ़र अमंग कंप्यूटर, और बहुत जल्दी से बहुत आसानी से हम उसको कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से नेचर हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कैन बी इन डिजिटल फॉर्म एंड इट कैन बी एक्सेस इन एनीवेयर इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ, आई मीन अगर वो इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको लास्ट में आपको वो लिखना है कि कंक्लूज़न। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डिफ्यूज़न ऑफ इंफॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न ऑफ इंफॉर्मेशन को, तो वो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न क्या होता है, यही आपको समझना चाहिए। तो ये देख लेते हैं पहले डिफ्यूज़न क्या होता है, क्योंकि आगे चल के मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे नहीं आया व्हाट इज़ डिफ्यूज़न ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया और साथ में फैक्टर भी आ गया, तब आपको इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन थ्रू टाइम एंड स्पेस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अम, अ, कुछ भी है, कोई इन्फॉर्मेशन है जैसे, तो एकदम से पहले क्या होता था कि लोगों के माध्यम से स्प्रेड होता था, बट अब क्या हो गया है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप इंटरनेट पे डाल दीजिए, टाइम के अकॉर्डिंग वो ऑल मतलब अपने आप ही स्प्रेड होता जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड डिफ्यूज़न का मतलब ही होता है स्प्रेड। तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड डिफ्यूज़न मतलब इन्फॉर्मेशन का जो स्प्रेड होना, इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग लोगों तक पहुंचना, ये इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज़न होता है। The diffusion of idea and innovation is an essential component of social and economic change for the better or the worst। यहाँ पे बोल रहा है जो डिफ्यूज़न ऑफ आइडिया हो गया या कोई इनोवेशन किसी ने कर दिया, तो इन सब का मतलब एसेंशियल कंपोनेंट होता है सोशल या इकोनॉमिक चेंजेस में। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने इनोवेशन कर दिया और लोगों तक पता ही नहीं है कि हाँ इस टाइप का भी इनोवेशन हुआ है, लाइक वॉशिंग मशीन, मैं हर बार एग्जांपल ले आता हूँ क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो इसका इनोवेशन किसी ने किया था, तो अगर लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ कपड़े धोने वाली जैसी कोई मशीन भी बनी है, तो फिर लोग किस तरीके से अपने बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो वही है, उसका डिफ्यूज़न हुआ उस इन्फॉर्मेशन का, तभी लोगों तक उसका नॉलेज मतलब वो लोगों के नज़रों में आया और लोग उससे अपना सोशल एंड अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको इम्प्रूव कर पाए, एनहेंस कर पाए, यही इसमें बोला गया है। अब फैक्टर की बात करें जो डिफ्यूज़न में मतलब जो है डिफ्यूज़न ऑफ इंफॉर्मेशन में अफेक्ट करता है, वो क्या है, डिफरेंट आइडियाज़ एंड इनोवेशन डिफर्स डिफ्यूज्ड एट डिफरेंट स्पीड। तो अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग जो यहाँ पे इनोवेशन है, वो उनका जो डिफ्यूज़न का जो पेस है, स्पीड है, वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कोई थेरी है तो वो कुछ पर्टिकुलर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल तक ही मतलब सीमित रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा लाइब्रेरी साइंस का फील्ड जो है, हम ये वीडियो बना के शूट करके डालते हैं, पर इसको डिफ्यूज़ होने में बहुत टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज कि इसका फील्ड ऑफ नॉलेज जो है, इसके जो ऑडियंस है वो कम है, स्टूडेंट जो है कम है। इसीलिए अगर आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड आप अगर हम डालते रहते तो उसका डिफ्यूज़न जो होता है वो फास्ट होता। तो वही है कि वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस पे भी, टाइम पे भी डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द मार्लिन ब्रॉन, द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं, वो है रिलेटिव एडवांटेजेस। इफ़ द न्यू इनोवेशन इज़ परसीव्ड टू बी द सुपीरियर of the product or the practice already in existence, uh, it will replace the existing one। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई इनोवेशन है जो कि मतलब जो पहले से इनोवेशन कोई हुआ है उससे ज़्यादा अच्छा है, तो वो क्या करेगा कि जो ऑलरेडी है उसको रिप्लेस कर देगा। रिलेटेड एडवांटेजेस में बी कंसिडर्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो लोग ज़्यादा उसको मतलब डिफ्यूज़न करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और बहुत कम मतलब टाइम में आप उसको डिफ्यूज़ कर पाएंगे। फिर आता है कॉम्पैक्टिबिलिटी। तो कॉम्पैक्टिबिलिटी क्या होती है, इफ़ अ न्यू आइडिया और द टेक्नोलॉजी रिक्वायर लेस चेंज इन द जो है प्रिवेलेंट सोशो कल्चरल वैल्यू, बिहेवियरल पैटर्न, फैसिलिटी, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर, इट हैज़ द ग्रेटर चांस
ऑफ इट्स रैपिड डिफ्यूजन। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई न्यू आइडिया है या टेक्नोलॉजी है जो रिक्वायर करता है लेस चेंज इन द प्रिवेलेंट, जो मतलब कि जो लाइफ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस मतलब कंफर्टेबल जोन से, मतलब बिना कम से कम अफेक्ट किए हुए, इंसान को कम से कम अफेक्ट किए हुए उस चीज़ को मतलब आती है, तो वो ज़्यादा चांस है कि वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ तो जैसे कि आपका जो यहाँ पे नेट की बात करें, आपके फ़ोन की ही बात कर लें, तो फ़ोन में वेरियस जो फ़ीचर आते हैं, तो वेरियस फ़ीचर जो होते हैं वो आपके कंफर्ट जोन को बिना अफेक्ट किए हुए, जैसे कि डुअल सिम आ गया या फिर उसके अंदर मल्टीमीडिया कैमरा आ गया, तो वो क्या है, आपके जो कंफर्ट है उसमें फ़िट होते हैं, और प्लस आपके जो मतलब जो वैल्यू है, आपके जो भी मतलब चीज़ें हैं उसमें उतना दखल अंदाजी नहीं करते, तो उसका स्प्रेड होना ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे वही बोला गया है। फिर है इम्पैक्ट ऑन सोशल रिलेशन। मैनी आइडिया एंड इनोवेशन मे लीड टू द अल्टरनेट इन सोशल रिलेशन। बहुत सारे आइडिया ऐसे होते हैं जो हमारे सोशल रिलेशनशिप में मतलब अल्टर करते हैं। द न्यू आइडिया में इनहिबिट और प्रॉम्प्ट adoption and thus help further diffusion process। तो उसको क्या होता है, वो फर्दर उसका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। फॉर इंस्टेंस द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गया has accelerated urbanization in some developing countries, and it and this in turn affect family and community relationship। यहाँ पे बोल रहा है, देखिए अब ये क्या है, ये एक मतलब ऐसा इनोवेशन है जो कि मतलब ज़्यादा स्प्रेड करेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट आप मतलब मतलब बना रहे हैं, और वो अगर किसी कम्युनिटी को मतलब ज़्यादा मतलब वो बेनिफिशियल लग रहा है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा स्प्रेड करेगा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, द यूज़ एंड understanding of an idea or innovation depend on how complex the idea or the innovation is। In other words, complexity associated with new idea or innovation exhibit it adoption and use। मतलब complexity की बात करें तो अगर कोई आइडिया या इनोवेशन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसका स्प्रेड ज़्यादा होगा, पर अगर वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को कैसे चलाना है, कैसे मतलब उस चीज़ से डील करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्प्रेड होने में, क्योंकि फिर लोगों को समझना पड़ेगा उस चीज़ को। फिर कम्युनिकेबिलिटी की बात करें, इफ़ एन आइडिया और इंफॉर्मेशन अबाउट एन इनोवेशन कैन बी obtained or communicated to the potential adopter easily, it is quickly diminished। तो कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो कोई आइडिया जो है कि कम्युनिकेट आसानी से हो रहा है, लोग मतलब उस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा इजीली वो मतलब अडॉप्ट हो पा रहा है लोगों से, तो ज़्यादा जल्दी से वो यहाँ पे है कि डिफ्यूज़ होगा उसका। फिर ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करें तो इफ़ यूज़ ऑफ एन इनोवेशन इज़ ऑब्जर्वेबल, तो यूज़ ऑफ जो इनोवेशन है वो ऑब्जर्वेबल है, नॉलेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इट्स फैसिलिटेट। फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो डिफ्यूज़न ऑफ मैनी एग्रीकल्चर इनोवेशन सच एज न्यू इक्विपमेंट एंड crop is facilitated by the fact that they are visible and therefore easy can made easily can made known to the जो यूनिफॉर्म ऑफ पीपल हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें क्या है कि उसका स्प्रेड होना मतलब ऑब्जर्वेबल है, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे बेनिफिट हो रहा है, तो ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड होगा। डिविजिबिलिटी एंड जो आता है यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो इफ़ एन इनोवेशन इज़ डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट, अगर कोई इनोवेशन है जो स्मॉलर पार्ट में डिविजिबल है, देन ट्रायल्स आर पॉसिबल एंड डिफ्यूज़न इज़ प्रॉम्प्टेड। तो डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट हो जाएगा। ऑल्सो डिफ्यूज़न इज़ मोर रैपिड हो जाएगा वो डिफ्यूज़न इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू टर्न टू द ओरिजिनल कंडीशन, अगर वो ओरिजिनल कंडीशन फिर से वापस आ जाता है। और सिचुएशन आफ्टर इट इनिशियल ट्रायल
ट्रायल इन केस ऑफ फेलियर। मतलब कि आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि मतलब जो यूज़ कर रहा है इंसान और फिर वापस उसी फॉर्म में आ जा रहा है, तो उसका स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा जल्दी है, मतलब जिसमें साइकिल प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे यही बात की गई है। तो ये था यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर मैंने इतना अच्छे से समझा दिया है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और आपका जो है यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने दिया है आपके होमवर्क के लिए, प्लीज़ करके आप अपने लेवल पे भी करें, ताकि आप मतलब एक डम ना बन जाए। आपको खुद के लेवल पे भी मतलब कुछ प्रिपेयर करना है। तो हर रोज़ एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपको करना है। और क्वेश्चन है आज का, कम्युनिकेशन सिस्टम में बी ग्रुप्ड इनटू वोकल, नॉन वोकल, वोकल, नॉन वोकल, वर्बल, नॉन वर्बल एज पर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल फिनोनिमा। तो फिजिकल फिनोमिना के बेसिस पे यहाँ पे कैरेक्टराइज करना है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच ग्रुप। तो आपको पता है, देखिए कितना सिंपल है। वोकल पता है, नॉन वोकल पता है। वोकल मतलब जो बोल के किया जाता है, नॉन वोकल जो नहीं बोला जाए। वर्बल मतलब जो बोला जाए, नॉन वर्बल मतलब जो नहीं बोला जाए। तो इनके यहाँ पे आपको स्पष्ट करना, हालांकि ऊपर मैंने आपको बता ही दिया वोकल नॉन वोकल, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको आज का जो लेक्चर है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हमारा जो यहाँ पे प्रोत्साहन जो है आपके लिए शूट करने का, बहुत मेहनत लगता है एक्चुअली प्रिपेयर करने में सारी चीज़ें, तो उससे थोड़ा मतलब अच्छा लगे और हम आपके लिए और मतलब क्वेश्चन लेके आएँ। तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।